यहाँ पे इंडिया को इंडू बोलते हैं। यू से इंदू, इंडियन एज इंदू, इंडो 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 या इंडो बोलते हैं। चाइना में सेम, इन चाइना ऑल्सो दे से इंडो, इंदू। या तो ये है भाई वो मेन स्ट्रीट जहाँ पर आप ऐसे चलो फिरो, फोटोज लो और आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में माउंट फूजी दिखाई देगा, वो रहा। तो यहाँ से भाई ओसाका है टोटल 427 किलोमीटर और सिर्फ 5 घंटे दिखा रहा है भाई 400 प्लस किलोमीटर के लिए, सोचो। तो ये देख सकते हो भाई यहाँ के जो एक्सप्रेस वे है उस पर हम चढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको जापान के हाईवे, एक्सप्रेस वे, टोल टैक्स कैसे होते हैं, किस तरह से टोल कटते हैं और पर किलोमीटर टोल के चार्जेस क्या है, वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो भाई बने रहना पूरे वीडियो में। भाई यहाँ पे ना इस तरह के ट्रक बड़े सारे देखने को मिल रहे हैं, मतलब भाई ऐसा लग रहा है शीशे का ट्रक हो है ना, रिफ्लेक्शन पूरा साफ साफ दिख रहा है भाई साहब। लो जी लो, ये देख सकते हो आप सामने जापान के टोल टैक्स। अब यहाँ 3 लेन है, तो जहाँ पे ETC लिखा है ना, मुझे वहां से निकालना है भाई। हैं भाई साहब 10,100 येन, ओए होए होए, इतना महंगा टोल। आज लग रहा है भाई वेदर ना पूरी तरह से क्लियर है। देखो माउंट फूजी का व्यू कितना तगड़ा दिखाई दे रहा है ना। वैसे कल भी दिख ही गया था शाम के टाइम, मैंने वीडियो क्लिप बनाई हुई थी एंड में वीडियो के, बट आज ज्यादा क्लियर है उससे भी। तो सही है भाई, रास्ते में निकलता हुआ जाऊंगा होन्शू स्ट्रीट से ना, तो वहां से एक बार नज़ारा ले लूंगा गाड़ी में बैठे बैठे। और आज मुझे जाना है यहाँ से माउंट फूजी से ओसाका तक, जो कि एक और सिटी है जापान की, काफ़ी बड़ी सिटी है। तो उसके रास्ते में भी ना एक ऐसा स्पॉट आएगा जहाँ से मतलब बढ़िया दिखता है माउंट फूजी, तो कोशिश करूंगा वहां भी एक बार रुक जाऊंगा। फिलहाल भाई पैकिंग वैकिंग कर ली है सारी, क्योंकि चेकआउट करना है। जापान में ना एक तो चेक इन मिलता है भाई शाम को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और चेकआउट होता है सुबह 10 बजे का। तो अभी 9:30 बज गए, आधा घंटा पड़ा है, जल्दी जल्दी बस फटाफट निकल जाना है। आदत नहीं है मुझे किसी भी कंट्री में ना इतनी जल्दी उठ के इतनी जल्दी चेकआउट की, मतलब 12 बजे तक ही चेकआउट करता था मैं हर जगह से, बट यहाँ तो भाई 8, 8:30 उठना पड़ता है ज़बरदस्ती, और 9:30, 10 बजे तक कट लेना पड़ता है। ये खड़ी है भाई अपनी गाड़ी चमचमाती, मिट्टी नहीं चढ़ती यहाँ गाड़ियों में, ये अच्छी बात है भाई। धूल मिट्टी है ही नहीं मतलब जापान में ना ज़्यादा। देखो 2, 3, 4 दिन हो गए मेरे को ये गाड़ी लिए हुए, और भाई जरा सी भी मिट्टी नहीं चढ़ी हुई। ऐसी वो ब्लैक कलर की गाड़ी देख लो, साफ वाफ करते ही नहीं है मुझे लग रहा है यहाँ पे गाड़ी, क्योंकि मिट्टी चढ़ती नहीं, सड़कों पे कीचड़ नहीं होते, वैसे हवा में मिट्टी नहीं उड़ती, तो गाड़ी गंदी कैसे होगी। ओसाका, ओसाका या गुड प्लेस, व्हाट्स योर नेम, गुड फूड, ओके, व्हाट्स योर नेम, Shitomi, oh nice, これ YouTube YouTube, yeah, You no, this Indian backpacker, インディアンのこれはマイ oh this is your, マイ okay, トレーラー okay, YouTuber nice, モビルハウス oh okay, where in Mount Fuji or Osaka? Mount Fuji, ステーション near station, okay, 5 minutes oh okay, so इनका ये काइंड ऑफ कैरावैन है जो ये दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे डला हुआ है, स्टेशन पे ही है। और ये घर था भाई जहाँ मैं रुका हुआ था, वेरी गुड हाउस, गुड हाउस। इंडिया इंडियन बैकपैकर, दिस इज माय चैनल, इंडियन यस, जापान वीडियोस, यस, डे आफ्टर टुमारो। インドはこれから成長しますね。 India is going to grow from now on, yes, yeah, यहाँ पे इंडिया को इंडू बोलते हैं। यू से इंदू, इंडियन एज इंदू, इंडो या इंडो बोलते हैं। चाइना में सेम, इन चाइना ऑल्सो दे से इंडो, इंदू। या तो भाई सेम ही है, वहाँ पे इंदू बोलते थे, यहाँ इंडो बोलते हैं इंडिया को। सही है, बट अच्छे थे अंकल, काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा घर पे। बट वही है 10 बजे निकलने की सरदर्दी वाला, बस छोड़ दो तो बाकी सब बढ़िया। लगेज बाकी लोड हो गया है सारा। चलो जी, ओके, बाय बाय, सी यू। चलो जी चलो, लेट्स गो, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और निकलते हैं। जापानीज लोग वैसे भी ओवरऑल काफ़ी सही होते हैं, बट भाई कंट्री साइड में तो कुछ ज़्यादा ही प्यारे होते हैं, मतलब बहुत पोलाइटली बात करते हैं, अच्छे से सब कुछ। तो यहाँ से भाई होन्शू स्ट्रीट जा रहा हूँ पहले तो 6 किलोमीटर, वहाँ नज़ारा देख के फिर ओसाका के लिए निकलेंगे। गोप्रो रेडी है ताकि ड्राइव करते करते फ़ोन ना चलाना पड़े ज़्यादा।
तो लो जी, होंचू स्ट्रीट पहुंच चुका हूँ। बस ये लेफ्ट मुड़ते ही आप सामने जो है वो देख सकते हो माउंट फूजी। ये लो भाई, तो ये है भाई वो मेन स्ट्रीट जहाँ पर आप ऐसे चलो फिरो, फोटोज लो और आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में माउंट फूजी दिखाई देगा। वो रहा। क्रेजी भाई क्रेजी, क्या लग रहा है? थोड़ा जूम करके दिखाऊं या ऐसे ही सही लगेगा? मज़ेदार भाई, यहाँ है ड्राइव करने का मज़ा। और आज बिल्कुल वेदर क्लियर है, आप देखोगे ना बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है माउंट फूजी। होए होए, क्रेजी मज़े आ गए भाई साहब, देख रहे हो? सब लोग यहाँ पे आज फ़ोटो के लिए आए हुए हैं तगड़े, क्योंकि भीड़ बहुत है आज। देख लो, लाइन लगा लगा के फ़ोटो होंगी। तो यहाँ से भाई ओसाका है टोटल 427 किलोमीटर और सिर्फ 5 घंटे दिखा रहा है भाई, 400 प्लस किलोमीटर के लिए सोचो। और यहाँ से भी देखो माउंट फूजी का व्यू आ रहा है पूरा। अब ये देखो 400 किलोमीटर के लिए सिर्फ 5 घंटे इसलिए है क्योंकि एक्सप्रेस वे या हाईवे पे हम आज ड्राइव करने वाले हैं। तो 80-90 की एवरेज स्पीड मेंटेन करने के हिसाब से गूगल मैप दिखा रहा है। तो ये देख सकते हो भाई, यहाँ के जो एक्सप्रेस वे है उस पर हम चढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको जापान के हाईवे, एक्सप्रेस वे, टोल टैक्स कैसे होते हैं, किस तरह से टोल कटते हैं और पर किलोमीटर टोल के चार्जेस क्या है, वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो भाई बने रहना पूरे वीडियो में। देखो अभी स्पीड लिमिट लिखी हुई है लेफ्ट में ना, 70 किलोमीटर की है। और ये पूरे डिजिटल बोर्ड होते हैं, मतलब ये कभी भी स्पीड लिमिट चेंज भी कर सकते हैं इसमें शायद से ना। तो अभी फ़िलहाल 70 दिखा रहा था उस हिसाब से। तो इसी पे अभी हमें 18 किलोमीटर रहना है, उसके बाद फिर चेंज होएगा शायद। अभी ये 138 हाईवे है या क्या है जो भी है, बट अभी मेन एक्सप्रेस वे आया नहीं है शायद से, क्योंकि यहाँ तो 70 की एवरेज स्पीड है भाई, कैसे मेंटेन होएगा। अब देखो भाई, ये प्रॉपर हाईवे लग रहा है, 2 लेन इस तरफ है, 2 लेन उस तरफ है। और यहाँ पे स्पीड लिमिट अभी तो लिखी आई नहीं है फिलहाल, बट लोग जिस हिसाब से मुझे ओवरटेक करके जा रहे हैं मिनिमम 110 पे तो चला ही रहे होंगे, क्योंकि मैं इस टाइम पे 89 पे था, पता नहीं क्यों। और यहाँ स्पीड लिमिट का बोर्ड आ गया है, ये रहा देखो यार, यहाँ बोर्ड 70 है, मेरे ख्याल यहाँ से 70 होगा। अब यहाँ से 70 करनी पड़ेगी। और लोग पता नहीं फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे भाई, क्योंकि मेरे को तो ओवरटेक कर करके ले जा रहे हैं फुल स्पीड में गाड़ी अपनी। समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। और कैमरे मुझे तो नहीं दिख रहे यहाँ पे है कोई स्पीड कैमरा, बाकी हो भी सकते हैं, पता नहीं कहीं झाड़ियों झुड़ियों में छुपे हो। ये रहा भाई, ये रहा देखो लेफ्ट साइड में पिलर लग रहा है ना, ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है कैमरा, तो कुछ तो है ना, कैमरा ही है, पता नहीं क्या है, पर लग रहा था कैमरे जैसे ही। अच्छा, क्योंकि ना ये माउंट फूजी वाला इलाका थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे ना टनल्स बहुत आएगी, क्योंकि पहाड़ काट काट के बीच में बना रखी है। तो उसी तरह की एक टनल में मैं अभी इस वक्त हूँ। काफ़ी लंबी टनल है भाई, कई देर तो हो गई इसको चलते हुए, और अभी भी दूर तक मुझे एंड दिख नहीं रहा इसका। हालांकि पूरी प्रॉपरली मेंटेन्ड है टनल वगैरह, लाइटें भी लगी हुई है ऊपर, आप देख सकते हो। और लेन 2 ही है, एक इधर की साइड और उधर की साइड। बट ये अच्छा है कि बीच में ना इन्होंने छोटे छोटे से पिलर लगा रखे हैं, ताकि उधर वाली गाड़ियाँ इधर ना आए ओवरटेक करने के लिए, या इधर वाली उधर। और वैसे मैंने जापान में अभी 3-4 दिन गाड़ी चलाई है ना, तो मैंने देखा कि लोग ओवरटेक कम ही करते हैं। हाँ, चौड़ा हाईवे हो, स्पीड कोई स्लो चला रहा हो तो उसको ज़रूर ओवरटेक कर लेंगे, बट अगर सिंगल रोड है ना और कोई स्लो भी चल रहा है तो भाई उसके पीछे पीछे ही चलते हैं आराम से। ओवरटेक या जल्दबाजी नहीं मचाते इतनी। तो भाई देखो बोर्ड आ गया है, टोल गेट जो है वो 800 मीटर दूर है। तो आपको दिखाता हूँ मैं जापान के टोल टैक्स कैसे होते हैं। और यहाँ पे मतलब जैसे अपने इंडिया में फास्ट टैग है ना, उसी तरह का एक ETC कार्ड होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। पहले एक बार टोल टैक्स जरा आपको दिखा के क्रॉस कर देता हूँ। और यहाँ रोकने की जगह नहीं मिल रही यार, गाड़ियाँ ना पता नहीं बंद सा कर रखा है, या तो कंस्ट्रक्शन टाइप की चल रही है। देखो पूरे रोड पे थोड़ी सी तो दिक्कत है। और सुभाश्री टोल गेट करके नाम है इसका, जो टोल टैक्स आने वाला है अभी। लो जी लो, ये देख सकते हो आप सामने जापान के टोल टैक्स। अब यहाँ 3 लेन है, तो जहाँ पे ETC लिखा है ना, मुझे वहां से निकालना है भाई। तो देखो बैरिकेड इधर तो लगे नहीं हुए, वैसे जनरली लगे होते हैं, बट ये लिटरली 1-1.5 सेकंड में ही ले लेता है। और प्राइस भी सामने लिखा आ गया है 800 येन का। तो 800 येन लग चुके हैं अपने, यानी कि इंडिया के मोटा मोटा 500 रुपए के आसपास। अब आप सोचोगे ये पैसे कटे कहाँ से है, तो एक्चुअल में ये ना पैसे अभी तक मेरी जेब से कटे नहीं है। तो यहाँ पे ETC कार्ड का एक सिस्टम होता है और एक ETC डिवाइस होता है जो आपकी गाड़ी में लग जाता है। तो बेसिकली वो ना कार्ड एक तरह का क्रेडिट कार्ड है, अगर मैं एज अ टूरिस्ट बताऊँ आपको। तो ये मेरे को रेंटल कंपनी जो थी जिससे मैंने गाड़ी लिया, उन्होंने ही दिया था, 800 येन लिए थे इसके लिए अलग से। और इसमें क्या होगा ना, ये जितने भी टोल टैक्स अगले जितने भी दिन मेरे पास गाड़ी है, मैं आराम से घूम सकता हूँ, मेरे को टोल टैक्स भरने की टेंशन ही नहीं। और वो ना पैसे उसमें ऐड होते जाएंगे।
जैसे ये 800 येन था तो उस ईटीसी कार्ड में जमा मतलब एक तरह से बैलेंस बन गया 800 का। तो मैं जिस दिन ये गाड़ी रेंट पे वापस दूंगा ना तो उस दिन वो टोटल बैलेंस बताएंगे कि आपने इतने का टोल टैक्स जो है वो भरा, मतलब यूज करा है पिछले कुछ दिनों में, और वो मुझे उस टाइम पे उनको रेंटल कंपनी को पे करने पड़ेंगे। तो एक तरह से ये प्रीपेड कार्ड है, प्रीपेड नहीं पोस्टपेड कार्ड हो गया, जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं ना कि पहले यूज करो सर्विसेज और बाद में पे करो, समझ रहे हो। तो वो यहाँ पे फंडा है सारा। और वो ईटीसी डिवाइस होता है भाई, यहाँ पे देखो अपना जहाँ पे घुटना होता है ना उसी के वहाँ लिखा है ना ये ईटीसी। तो इसमें ये जो कार्ड लगा हुआ आप देख रहे हो ये वो कार्ड है एक तरह से, और इसी कार्ड को वो चेक करेंगे जब मैं गाड़ी वापस दूंगा कि कितना टोटल यूज करा है मैंने टोल। तो काइंड ऑफ फास्ट टैग ही है अपने इंडिया की तरह, बस फर्क ये है कि फास्ट टैग में पहले पैसे जमा करने पड़ते हैं और ईटीसी कार्ड में मतलब कटते जाएंगे और बाद में आप पे कर दो। अब ये टूरिस्ट के लिए तो ऐसा है, बट जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए ये पोस्ट पेड कार्ड है या प्रीपेड है वो मुझे पता नहीं कि उनको रिचार्ज करके रखना पड़ता है या बाद में महीने के एंड में देना पड़ता है। तो कोई हो जापान से जो यहाँ पे गाड़ी हो उसके पास और यूज़ कर रहा हो तो मुझे कमेंट्स में बताना ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। अब ये सारा एरिया ना भाई डाउन हिल है, मतलब नीचे उतर रहे हैं हम पहाड़ी से, तो रेस देने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, अपने आप ही उतरे जा रही है गाड़ी मस्त एकदम। और एवरेज भी गाड़ी की अच्छी निकल के आ रही है, मतलब वही 18-19 के आसपास दे देगी पर लीटर। तो भाई अब मैं चढ़ चुका हूँ जापान के शिनतोमाई एक्सप्रेसवे पे और अगले 151 किलोमीटर इसी एक्सप्रेसवे पे रहना है मुझे। और यहाँ पे स्पीड लिमिट का बोर्ड मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो शायद से 110-120 तो अलाउड होगी, क्योंकि मैं इस वक्त 95 पे चल रहा हूँ और दूसरी गाड़ियाँ मेरे से आगे निकल रही है, तो मतलब वो 110-120 चला ही रहे होंगे। और इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले भी अभी एक टोल गेट आया था, बट वहाँ पे कुछ भी पैसे नहीं कटे। तो वही सेम रूल है, चढ़ते टाइम कुछ नहीं कटेगा और जब आप एक्सप्रेसवे से उतरोगे ना उस टाइम पे आपको बैलेंस दिखाएगा वहाँ पे कि कितने आपने मतलब किलोमीटर कवर करे और कितने रुपए लगेंगे। तो भाई ऑलमोस्ट 130-140 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है मैंने, और वो भी कितने 2 घंटे में। तो वही 70-80 की एवरेज स्पीड मेंटेन हो पा रही है। एंड अभी भी 298 किलोमीटर बचा हुआ है, 3.5 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप पे। तो मैं सोच रहा हूँ अभी कहीं पे ना कोई रेस्ट स्टेशन आ जाए, ये देखो आ तो रहा है 6 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा रेस्ट करूँगा भाई। वही नींद सी आने लग रही है, अब जल्दी उठ गया था ना और सोया लेट था रात को वीडियो लाइव करने के चक्कर में, तो अब आँखें बंद हो रही है धीरे धीरे। तो मैंने कहा आधा 1 घंटा रेस्ट कर लेता हूँ कहीं पे लगा के ना, और खाने का कुछ मिल जाएगा तो वो भी देख लूंगा। और टनल तो भाई बहुत सारी आई है, लगभग मतलब आप समझ लो 120-130 किलोमीटर में 15 से ऊपर टनल आ चुकी होगी। कोई छोटी होती है आधा किलोमीटर की और कोई 2.5-3 किलोमीटर लंबी भी है, ये वाली तो शायद और भी लंबी है। हर टनल से पहले ना वैसे लिखा आता है कि टनल का नाम क्या है और कितने किलोमीटर की है, बट बहुत ही आ रही है यार टनल, मतलब हद से ज़्यादा। ये पूरा पहाड़ वाला इलाका है ना इसी चक्कर में, पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल देखा जाए तो। लो भाई ये बोर्ड आ गया है पी का, तो पी मतलब है कि अरे ये लेफ्ट से जाना था क्या, नहीं यहीं से जा सकते हैं शायद से भाई, कट छूट न जाए। हाँ ठीक है, वो लगा ये जो डंडे से लग रहे हैं इससे लेफ्ट रखना था। तो ये आ गया भाई, यहाँ शायद फ्यूल स्टेशन भी होगा, बट अभी अपने को फ्यूल की ज़रूरत है नहीं, अभी तो मुझे नींद की ज़रूरत है थोड़ी सी, मतलब छोटा सा नैप हो जाए ना एक बढ़िया। तो ये देखो भाई स्ट्रेट अगर चाहोगे तो ट्रक वालों के लिए बना हुआ है, और लेफ्ट मुड़ जाओगे तो बाइकों और गाड़ियों के लिए। देखो बोर्ड लगा हुआ है ना यहाँ, हालांकि लिखा सब जापानीज में है बट आपको सिंबल के थ्रू समझ आ जाएगा। तो देखो हर चीज़ मतलब प्रॉपरली ना मेंशन्ड रहती है यहाँ। और हाँ ये रही पार्किंग, लगा देते हैं भाई यहाँ पे कहीं पे। चलो जी, और कुछ खाने का देखते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं और अच्छी बात है। चलो भाई ये देखो यहाँ गाड़ी खड़ी करी है मैंने, प्रॉपर ना मार्किंग बनी होती है, उन्हीं में ही लगाना है आपको। और इधर अच्छा एक चीज़ का और ध्यान देना होता है, यहाँ ना शायद हैंडीकैप लोगों के लिए अलग से पार्किंग होती है, बट मुझे अभी कोई भी साइन दिखा नहीं, तो मुझे लगा ये कहीं हैंडीकैप की ना हो, तो मैंने पूछ लिया था एक लोकल से, उन्होंने कहा आप लगा सकते हो। वो हैंडीकैप के लिए अलग से कौन सी है वो नहीं मुझे पता। बाकी ये देखो भाई ईवी चार्जर भी लगे हुए हैं यहाँ पे, अपने पास भी BE6 है ना, तो जहाँ भी ईवी चार्जर देखता हूँ बड़ी एक्साइटमेंट सी हो जाती है। ये है ई मोबिलिटी पावर करके, कितने किलोवाट है लिखा नहीं यार, किलोवाट का तो कितना है, बट देखना मकड़ी के जाले लगे पड़े हैं, दिख रहा है आपको, इसका मतलब ज़्यादा लोग यूज़ करते नहीं है यहाँ पे ईवी गाड़ी है ना। कई देर से तो मैं भी बैठा था गाड़ी में, एक भी गाड़ी नहीं आई मेरे सामने, नॉर्मल गाड़ी है। और यहाँ ईवी गाड़ियों में भी ना भाई वाइट नंबर प्लेट होती है,
अपने इंडिया की तरह नहीं है हरी नंबर प्लेट। हरी नंबर प्लेट यहाँ पे एक्चुअल में कमर्शियल गाड़ियों की है, जैसे बसेस की, टैक्सी की, और जो ईवी गाड़ी है जैसे टेस्ला मैंने देखी उसमें वाइट नंबर प्लेट थी। एंड जनरली ना आपको जापान में डस्टबिन नहीं देखने को मिलेंगे, पर ये देखो इस तरह के सुपरमार्केट के बाहर जो होते हैं ना जगह, इसमें डस्टबिन जरूर मिल जाएंगे, और हर डस्टबिन अलग अलग चीज़ों का है, जैसे कि ये कागज़ का डालने का, न्यूज़पेपर डालने का, ये प्लास्टिक बोतल डालने का, ये अगर अधूरी कोई ड्रिंक्स है वो डालने का, ये कोई कैन है आपका वो डालने का, प्लास्टिक वगैरह। देख रहे हो कितने सारे डस्टबिन अलग अलग हिसाब से जो है यहाँ लगाए हुए हैं। अब ये इसमें कि रास्ते में अगर आपके गाड़ी में कुछ कचरा वचरा होता है तो आप यहाँ पे आके डिस्पोज कर सकते हो, बट वैसे जनरली शहरों में और सड़कों में नहीं दिखेगा। और ये देखो स्मोकिंग एरिया भी बना रखा है अलग से, यहाँ खड़े होके ही आप सिगरेट पी सकते हो, वैसे पब्लिकली नहीं पी सकते। जैसे कई कंट्रीज़ में तो लोग चलते फिरते भी पीते रहते थे, यूरोप में भी था और रशिया में भी है, हालांकि मैं रशिया गया नहीं बट मैंने वीडियोस देखी है, और यहाँ जापान में नहीं है। आपको इसलिए ना रोड पे कोई भी सिगरेट के बर्ड्स नहीं दिखेंगे, देखो कहीं पे भी, है ना, इसलिए अलग से ही बने होते हैं। चलो भाई, तो ये तो भाई वॉशरूम वगैरह बने हैं। वॉशरूम काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं जापान में ना, आप जहाँ भी चले जाओ पब्लिक में, और वो भी इलेक्ट्रिक वाले वॉशरूम, टॉयलेट सीट लगी होती है। तो यहाँ सब कुछ है भाई। एक हाईवे इंफॉर्मेशन टर्मिनल लगा हुआ है, इसमें आप डिटेल्स देख सकते हो, लैंग्वेज होगा चेंज करने का ऑप्शन, पर इसमें सारे रूट्स वगैरह यहीं से ही आप देख के प्लान कर सकते हो उस हिसाब से। तो खाने का है भाई उधर, कुछ देखते हैं अपने को मिल जाए होपफुली। वैसे तो उम्मीद कम ही है वेजिटेरियन ऑप्शन होगा यहाँ, बट स्टिल एक बार ट्राई मार लेते क्या जा रहा है। एंड वेंडिंग मशीन तो भाई देखो हर जगह मिल जाएगी, जिसको भी कॉफ़ी वॉफ़ी पीने का शौक है। ये देखो हर तरह की कॉफ़ी है भाई यहाँ, लेमनेड भी है, कॉफ़ी भी है, और गर्म ठंडा सब कुछ मिलता है वेंडिंग मशीन से डायरेक्ट। स्क्रीन चल नहीं रही, यहाँ से आप खरीद सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन लेआउट है पूरा, खाने का कहाँ है, वॉशरूम्स वगैरह कहाँ है। ये देखो सारा का सारा चाइनीज़ रेस्टोरेंट है यहाँ पे, इंडियन तो खैर मिलेगा नहीं, उम्मीद भी नहीं थी मुझे। ये देखो सब वही है, नॉन वेजिटेरियन ही है भाई, देखते हैं वेज मिल जाए। ऑटोमेटिक डोर है हर जगह, ऑटोमेटिक। तो ये फूड कोर्ट है काइंड ऑफ, आप समझ सकते हो यहाँ का। देखते हैं कुछ फ्रेंच फ्राइज ही मिल जाए वेज में, और क्या करूँगा, कुछ तो जाए पेट में कम से कम। यार बड़ा ही बुरा सा लग रहा है, कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है यहाँ तो, फ्रेंच फ्राइज भी नहीं है। देखो जितने रेस्टोरेंट है सब में वही है, नॉन वेज हर जगह नॉन वेज। ये देखो भाई सब वो खेलने वाली वो बनी हुई है, इसमें सिक्का विक्का डालो आप निकाल सकते हो फिर उस हिसाब से चीज़ें, पर निकलता नहीं है भाई, ये भी स्कैम ही होती है चीज़ें एक तरह से ना बस। और प्ले स्टेशन, वो तेरी प्ले स्टेशन भी निकाल सकते हो, क्या बात है। काफ़ी सारी मशीनें लगी है यार यहाँ पे। शॉपिंग सेंटर है ये देखो, तो ये सुपरमार्केट टाइप की है। यहाँ देखता हूँ कुछ वेज ऑप्शन होगा। अगर अपना इंडिया सही है भाई इस मामले में, मतलब खाना पीना तो आपको हर जगह पे मिल ही जाएगा, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, कुछ भी वैरायटी चाहिए हो। दूसरे देशों में ना बड़े बड़े शहरों में तो मिल जाता है इंडियन खाना या वेज खाना, बट ऐसे हाईवे वाली जगहों पे बड़ा मुश्किल है। ये देखो भाई कुछ फ्रूट्स वगैरह ही मिल जाए ना अगर, तो पेट में जाएगा। ये सब नॉन वेज है देखो, कुछ भी वेज नहीं लग रहा मुझे इनमें से। ये नूडल्स वगैरह भी सब ऐसी है देखो। ये क्या चीज़ है भाई, चिकन ही है, चिकन नहीं है कुछ और है, पर नॉन वेज है। फ्रोजन आइटम में भी सारी नॉन वेज ही है यहाँ। फ्रूट्स नहीं मिल रहे यार, फ्रूट्स भी मिल जाते ना तो बढ़िया रहता। थोड़ा सोच रहा हूँ कुछ जूस ही पी लेता हूँ। ये मैंगो जूस लग रहा है मुझे तो, है ना, लिखा तो सब जापानीज में बट है मैंगो ही, शायद ये आम ही लग रहे हैं। ये ले लेता हूँ एक। अरे केक वेक तो वेजिटेरियन ही होगा मेरे ख्याल से ना। ये देखो इसमें तो क्या ही होगा, चिकन भाई। एक यही मिला है मुझे तो बस, और कुछ दिख ही नहीं रहा वेज, ना समझ आ रहा ढंग से। यही ले लेते हैं। 216 येन की है, इंडिया के अराउंड 120-130 रुपए के आसपास। होपफुली बस टेस्ट में अच्छी हो। मैं ना ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स अब अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि इतनी सी बोतल में भाई बहुत शुगर होती है। बट अब कुछ जा ही नहीं रहा बॉडी में, ना कैलोरीज आ रही ना खाना जा रहा कुछ, तो कम से कम यही पी के काम चल जाए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्लाइस जैसी है, स्लाइस या माज़ा, बट स्लाइस माज़ा ज़्यादा बेटर होती है, ये इतनी नहीं है। वो देखो भाई हैंडीकैप लोगों के लिए वो अलग से पार्किंग बनी हुई है, बोर्ड है ना। चलो भाई 280 किलोमीटर्स मोर, ये सीधा मैंने होटल की लोकेशन लगा लिया, अभी होटल बुक करा है। वैसे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर जापान आ रहे हो ना भाई, तो होटल 8-10 दिन ना पहले ही बुक करके आओ, अगर ये मार्च अप्रैल मई जून में आ रहे हो, क्योंकि उसी दिन करोगे बहुत महंगा पड़ता है। बट अपने पास जुगाड़ होते हैं भाई, मतलब निकाल लेता हूँ मैं कहीं ना कहीं से अच्छी डील। तो अपने को अभी बुक करा है आज के लिए और कल रात के लिए, 4800 रुपये पर नाइट में पड़ा है, जो कि ओसाका के हिसाब से सस्ता ही है, आप समझ लो। प्राइवेट रूम और प्राइवेट ही बाथरूम, और साथ में कार पार्किंग भी है। अब वो कार पार्किंग फ्री है या पेड है वो होटल जाके पता चलेगा। 30-35 मिनट की नैप हो गई है भाई, अब सही लग रहा है थोड़ा सा ना, ऐसे एनर्जी सी आ गई है बॉडी के अंदर, ये ड्रिंक पी के भी, और अपना नींद भी थोड़ी सी पूरी कर ली मैंने उसके हिसाब से। ये देखो लेफ्ट में ये सारा ट्रकों की पार्किंग बनी हुई है, ट्रक वालों को अगर रोकनी है ना जैसे यहाँ पे, तो उसके लिए भी प्रॉपर जुगाड़ है अपने पास यहाँ।
भाई बड़ा ही बोरिंग सा रास्ता था पूरे टाइम। अभी थोड़ा सा सामने देखोगे आप, अजीबोगरीब से पहाड़ से आ गए हैं, देखना लेफ्ट से लेके वो राइट तक पहाड़ी पहाड़ चल रहे हैं सारे, बट है ग्रीन पहाड़ पूरे। देखने में काफी अच्छा सा लग रहा है सामने, बट सही में बोरिंग ही है भाई। एक्सप्रेस वे की ड्राइव मेरे को बड़ी बोरिंग लगती है। भले ही कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो जाता है, बट कुछ होता ही नहीं भाई। मतलब या तो गाने सुनते रहो या पॉडकास्ट सुनते रहो, ना आसपास कुछ देखने लायक है ना कुछ वीडियो बनाने लायक है। क्या दिखाऊं आपको, ही बताओ। ये है, इस तरह के ब्रिजेस बहुत आ रहे हैं जगह जगह पे। पहले गुफा बहुत आ रही थी क्योंकि पहाड़ी इलाका था, अब ये थोड़ा सा प्लेन्स में या वैली टाइप में आ गए हैं, तो यहाँ पे सारा का सारा ब्रिजेस और समुद्र तो नहीं, मतलब पानी है नीचे, वो क्या है वो नहीं मुझे पता। तो इस तरह का, और ट्रक बहुत है भाई इस वाले रास्ते में भी ना, मतलब काफी ट्रक दिखेंगे। और टेक्निकली ट्रकों को भाई लेफ्ट लेन में रहना चाहिए, क्योंकि 2 लेन है, तो राइट वाली तो छोटी गाड़ियों के लिए या फिर फास्ट लेन आप कह सकते हो, बट ट्रक वाले भी भाई राइट लेन में ही चला रहे हैं कहीं कहीं। तो यहाँ पे भी वही है सीन कि ट्रक वाले ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे अपनी लेन को। अब हो सकता है यहाँ पे ऐसा कोई रूल ही ना हो ट्रक वाला लेफ्ट लेन में, समझ रहे हो, और जो कम ही चांसेस लग रहे हैं मुझे, बट स्टिल जो है वो सामने है आपके। भाई यहाँ पे ना इस तरह के ट्रक बड़े सारे देखने को मिल रहे हैं, मतलब भाई ऐसा लग रहा है शीशे का ट्रक हो है ना, रिफ्लेक्शन पूरा साफ साफ दिख रहा है भाई साहब। ये शायद से स्टील का है, इस वजह से इतना तगड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है। क्रेजी भाई, लश्कारे मार रहा है दूर से। ये देखो भाई एक और टनल जो है वो स्टार्ट हो रही है, और इसी के जस्ट बाहर ही लिखा होगा टनल का नाम, ये रहा। और ये है कितने मीटर की, 3960, यानी 4 किलोमीटर की टनल है लगभग। और 3 लेन है टनल, मतलब तीनों लेन हमारी है और दूसरे वालों के लिए अलग टनल बनी होगी। तो अच्छी है टनल्स तो ना, आराम से इसमें भी, मतलब स्पीड लिमिट तो आई गेस 80 की है इसमें, बट सब लोग वही 100-110 ही चला रहे हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है कि चलान वलान होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि लोग जिस हिसाब से भगा रहे हैं भाई साहब, वो नॉर्मल तो नहीं लग रहा मुझे। तो भाई जो मेन एक्सप्रेस वे था वो खत्म हो चुका है और उसको मैंने छोड़ दिया है। अब मैं ये नॉर्मल एक हाईवे में आ चुका हूँ, सिटी हाईवे है जो। अब ये कहाँ पे कनेक्ट करेगा पता नहीं, क्योंकि अभी भी जो होटल है वो 55 किलोमीटर है ऑलमोस्ट, मतलब 1 घंटा ही दिखा रहा है गूगल मैप पे। तो एक्सप्रेस वे तो नहीं होने वाला, ये शहर के अंदर अंदर से ले जाएगा शायद से रास्ता। अब लेट्स सी टोल कहाँ पे जो है वो ख़त्म होगा, क्योंकि पिछले 250-300 किलोमीटर से भी ज़्यादा से कोई टोल आया नहीं है। बस वो जो एक आपको मैंने शुरू में टोल दिखाया था ना जिसमें पैसे कटे थे, वो था। उसके बाद बस मैं चढ़ा ही हूँ, उतरा नहीं हूँ किसी भी टोल से। तो अब जिस टोल पे उतरूंगा वहाँ पे लिखा आएगा भाई कि कितना पैसा लगा है अपना, तो उस हिसाब से हम टोटल करेंगे कि आज कितने किलोमीटर चले हैं और कितना टोल भरा है हमने। मतलब भरा तो अभी नहीं है, भरूंगा तो बाद में, पर हाँ ये अंदाजा हो जाएगा कि कितने रुपए लग सकते हैं जापान के टोल में। यहाँ की जो रोड्स और हाईवेज है ना, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी अलग है, इसलिए ज़्यादा मैं आपको नाम बता नहीं रहा हूँ। बट अभी तक जो मैं ये था ये भी छोड़ रहा हूँ और E89 पे चढ़ रहा हूँ, जो अभी बोर्ड देखा ना आपने, तो इधर की तरफ जाना है अपने को। 35 किलोमीटर का स्टेल अभी भी बचा हुआ है, और यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है हीराकाता कादोमा क्योटो सिटी। तो क्योटो और ओसाका जो है वो काफ़ी पास ही है, आप समझ लो ऑलमोस्ट। और क्योटो के लिए वो राइट वाला रास्ता कट गया और इधर ओसाका के लिए कट गया ये लेफ्ट वाला। बट अभी भी भाई वो टोल गेट आया नहीं है कोई भी, कि कहाँ से एग्जिट होके कहाँ कटेंगे। अगर तो नहीं आया और उतना ही कटे तो बहुत सही है भाई। 500 रुपये, मतलब 500 किलोमीटर ऑलमोस्ट, या 420 किलोमीटर जो वहाँ पे करा, उतने ही यानी लगे हमारे। बट मेरे को लग नहीं रहा उतने में होगा, कम से कम अभी आएगा। और वहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये का तो टोल टैक्स होगा ही होगा मेरे हिसाब से, ज़्यादा का भी हो सकता है। 2-3 हज़ार येन का, रुपये नहीं कह रहा। तो कन्वर्ट करने के लिए वही 1.6 या 1.7 से डिवाइड कर लेना, इंडियन करेंसी आ जाएगी। भाई टोल टैक्स आ तो गया है, बट यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है कि कितने कटे हैं। पता नहीं क्या पंगा था ये। या तो मुझे लग रहा है ये एंट्री का टोल है, वो टोल ऑलरेडी कट चुका है पहले ही, समझ नहीं आ रहा। देखते हैं अब आगे जाके ना। 19 किलोमीटर के बाद एग्जिट दिखा रहा है कि इस वाले हाईवे से एग्जिट होने के बाद टोल कटेगा कि नहीं। बट यार इससे पहले कोई आया तो नहीं टोल, मैं तो देखता आ रहा था अच्छे से। बस यही दिक्कत है भाई यहाँ पे, मतलब टोल भी इनके ऐसे आपको पता ही नहीं चलता कब आप पास हो जाते हो, क्योंकि एकदम से खुल जाते हैं झटके से ना। लो भाई ये आ गया टोल गेट, और इसमें भी देखो जैसे 4 वो है ना लेन, तो 3 तो ETC वाली है, और एक जो हरी वाली है ना शायद वो है जिसके पास ETC कार्ड नहीं है, तो उनको अगर कैश में पे करना है तो वहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ जाता है। बट ETC वाली में तो धड़ाधड़ बस निकलते जाओ। ये देखो
ना कोई फाटक खुलता बंद होता, और यहाँ पे ऐसे दिखाएगा भाई कितने लगेंगे। हैं भाई साहब 10,100 येन, ओए होए होए, इतना महंगा टोल। इंडिया के ऑलमोस्ट भाई 6,000 रुपए हो गए टोल टैक्स के ही, सिर्फ कितना 300 किलोमीटर, और इससे पहले भी पे कराई था जो, क्योंकि वो वाला। तो भाई इतने में तो मैं टोक्यो से ओसाका तक फ्लाइट लेके आ जाता। फ्लाइट भी एक्चुअल में इससे सस्ती पड़ती, ट्रेन आ जाती, बुलेट ट्रेन इतने में। तो भाई यार इतना महंगा टोल टैक्स, ये तो मैं लुट जाऊंगा टोल टैक्स में ही। मैंने सोचा था भाई गाड़ी 1100 रुपये पर डे मिली है, मजे से अपना कुछ खर्चा ही नहीं हो रहा, पर टोल टैक्स में ही जान चली गई। आज मैं लगभग 7,000 रुपये टोल टैक्स दे चुका हूँ मैं 400 किलोमीटर का। मतलब अनबिलीवेबल भाई, यकीन सा ही नहीं हो रहा। अब आप खुद सोचो भाई, इंडिया में 400 किलोमीटर का कितना ही टोल टैक्स लग जाता है, लेकिन यहाँ जापान में 400 किलोमीटर गाड़ी चलाने के 7,000 रुपये टोल टैक्स पे करे इंडियन करेंसी में, और यहाँ की करेंसी में अराउंड 11-12 हजार येन। भाई बहुत महंगा है यार, बहुत महंगा। भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा है यहाँ का, जापान का सब कुछ बढ़िया है, बट भाई कॉस्ट तो उस हिसाब से देखी जाए तो बहुत महंगी है फिर टोल टैक्स की। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 2-3 हजार येन आएगा लिखा हुआ, भाई अलग ही लेवल का 10,000 येन। ओ भाई साहब हजम ही नहीं हो रही अभी तक मुझे बात। ये मैंने आने से पहले भी रिसर्च नहीं करी थी इस बारे में कि टोल टैक्स इतने महंगे होंगे, बट सही में भाई ये तो खतरनाक ही महंगे हैं। बताओ ओहो, पर किलोमीटर कितना पड़ गया? अगर 7,000 डिवाइडेड बाय 400 भी करो आप, पर किलोमीटर मेरे ख्याल से 17.5 रुपये पर किलोमीटर टोल टैक्स है भाई। ओए होए होए, क्रेजी यार क्रेजी। मतलब मेरे ख्याल मैक्स मैंने 10 रुपये या 8 रुपये किलोमीटर देखा था यूरोप में, है ना शायद, जहाँ तक मुझे याद है, अभी कंफर्म नहीं हूँ। बट भाई 17.5 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो गया। एंड स्वागत है आपका भाई लोग ओसाका सिटी में। ये एंट्री हो चुकी है अपनी, होटल अभी भी 5.5 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से। हाँ तो मैं यही कह रहा था भाई, देखो अब यहाँ पे ना जापान में सब चीज़ें महंगी है। जैसे ट्रेन की टिकट भी देखोगे आप, बुलेट ट्रेन वगैरह की 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की है एक तरफ की, 500-600 किलोमीटर के लिए। अब वही है, देखो अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तगड़ा है, इतनी हाई स्पीड ट्रेन है, तो ऑब्वियसली महंगी भी पड़ेगी। अब वो यहाँ के लोगों के हिसाब से नॉर्मल है, बट हम एज ए इंडियन देखें तो भाई 10,000 रुपये की ट्रेन टिकट तो हजम ही नहीं होएगी बात किसी को, क्योंकि इंडिया में राजधानी वगैरह की भी जो बिल्कुल फर्स्ट एसी की टिकट है वो भी 4, 4,500, 5,000 की होती है मैक्सिमम, और वो भी 15-16 घंटे की ट्रेन राइड के लिए। बट यहाँ पे आप देखोगे भाई 8-10 हज़ार तो मिनिमम है, मतलब बुलेट ट्रेन की टिकटें। तो उस हिसाब से है तो महंगी नो डाउट, बट क्या करे भाई, जैसा मतलब आपको फैसिलिटी मिल रही है वो एक कॉस्ट पे ही आके मिलेगी आपको, और वो कॉस्ट इतनी महंगी पड़ती है। सेम यहाँ के हाईवे एक्सप्रेसवे काफ़ी तगड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तगड़ा है, तो उसी हिसाब से आप देखोगे तो टोल टैक्स भी बहुत महंगा है। अब जितना गुड़ डालोगे या जितनी शक्कर डालोगे भाई, चाय उतनी तो मीठी बनेगी, है ना, सही बात है ना। तो वो ये यहाँ के लोगों को आदत हुई पड़ी है इतना पे करने की, इसलिए उनको फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिल रही है। अब अपने को तो भैया हजम नहीं हो रही इतनी महंगी चीज़, क्या बताऊँ भाई। काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस एरिया में ना, हर जगह देखो इस तरह के ऑरेंज और जाली वाले बैरिकेड टाइप के लगा रखे हैं। शायद ये हाईवे चौड़े कर रहे हैं या फ्लाईओवर बना रहे होंगे, या हो सकता है कोई मेट्रो या ट्रेन की लाइन डल रही हो, बट कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी हो रहा है इधर ओसाका में। और ओसाका ना वैसे तो थोड़ा कम पॉपुलेटेड है एज़ कम्पेयर टू टोक्यो, बट ये भी अच्छा खासा बड़ा शहर है भाई। ज़्यादातर इंडियंस आप देखोगे ना तो ओसाका सिटी के आसपास ही या ओसाका सिटी में ही रहते हैं, जो उनकी जॉब वगैरह होती है। टोक्यो में आपको काफ़ी कम इंडियंस देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू ओसाका। फिलहाल तो जाम लगा पड़ा है यहाँ पे, होटल बचा है अपना 2.8 किलोमीटर, 10 मिनट दिखा रहे हैं, मतलब ट्रैफिक है। अच्छा, जैसे अगर आपको राइट साइड जाना है ना तो भाई राइट लेन में ही रखना पड़ता है, ऐसा नहीं अचानक से बीच वाली लेन से राइट लेन में घुस जाओगे आगे, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ना यार ड्राइविंग में ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो जैसे ये बीच वाली लेन है राइट जाने के लिए, अरे यार मैंने ही गलत ले लिया, तो बीच वाली लेन और राइट वाली लेन है राइट जाने के लिए, और अगर सीधा जाना है तो उस लेन में रखना पड़ता। चलो ठीक है कोई नहीं भाई, इस वाली से भी हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल पाएंगे। जापान में ड्राइविंग करने के टाइम ना बस 2 ही चीज़ों का मेन ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ना स्टॉप का साइन जहाँ पे भी लिखा है रोड के साइड में है, रोड पे ऐसा कुछ बना हुआ है निशान, तो इसका मतलब है आपको वहाँ पर गाड़ी एक बार रोकनी है और फुल स्टॉप करके फिर उसके बाद आप लेफ्ट राइट देख के आगे निकल सकते हो, बट एक बार तो आपको गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी। अब भले ही वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल वाली लाइट हो ना हो, जेब्रा क्रॉसिंग हो ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने जहाँ स्टॉप का साइन देखा और वो जो उस रोड पे ऐसा निशान देखा, इसका मतलब गाड़ी रोकनी ही रोकनी है, कुछ हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको भाई ध्यान रखनी है, जैसे अगर आपको किसी भी जगह से ऐसे राइट कट या लेफ्ट कट लेना है ना,
तो अभी मैं दिखाता हूँ एक बार प्रैक्टिकली से दिखाऊंगा आगे जाके। तो देखो जैसे मुझे अब ना राइट कट लेना है यहाँ से और मेरी ग्रीन लाइट है ऑब्वियसली, है ना, तो ग्रीन है तो मैं राइट ले सकता हूँ। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी तो ग्रीन लाइट होएगी, सामने वालों की भी ग्रीन लाइट है। तो इस केस में ना मुझे प्रायोरिटी पहले सामने वालों को देनी है। अब देखो सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, इसका मतलब मैं जो है यहाँ से राइट ले सकता हूँ। बट अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही होती तो भाई पहले उनको जाने देना है मैंने, फिर मैं राइट मोड़ सकता हूँ, वरना तो अलाउड ही नहीं है ऐसे, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है नए बंदे के लिए ना एकदम से, कि भैया मेरी भी ग्रीन है इनकी भी ग्रीन है, ये क्या मैं राइट कैसे मोड़ूंगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ 2-4 कंट्रीज़ में और थी कहीं ना कहीं, जहाँ तक मुझे याद है। बट अपने इंडिया में ऐसा नहीं है ना, हमारी जैसे अगर राइट की बत्ती ग्रीन है तो सामने वाले का तो रेडी होता है वो, फिर वो मतलब रुका रहेगा हम जब तक निकाल नहीं लेंगे। और यहाँ उल्टा है जी। और यहाँ पे ना हाईवे पे नेविगेशन यूज़ करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू गलियाँ। मतलब गलियों में तो भाई ऐसे ऐसे साइन बोर्ड है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे भी मतलब घर में से बच्चा आ सकता है, समझ रहे हो। तो उनके गवर्नमेंट के हिसाब से देखे तो उन्होंने हर जगह जगह पे ऐसे साइन बोर्ड लगा रखे कि ब्रेक लगाओ, स्टॉप करो, यहाँ या बच्चों की वो लगा रखी है बोर्ड से कि रोड क्रॉसिंग कर सकते हैं। तो इसलिए गलियों में ही ज़्यादा रिस्क रहता है। हाईवे पे तो मतलब क्या ही रिस्क है इतना, एक दो अगर साइन आपसे मिस हो भी गए तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और गलियों में नहीं होने चाहिए भैया, क्योंकि वही है यहाँ के सिटीजन्स की सेफ्टी की बात आ जाती है फिर उस केस में, कि रैश ड्राइविंग कर रहा था बंदा। अब मैं तो वैसे भी इन गलियों में भाई 20-30 से ऊपर चलाता ही नहीं, डर के मारे कि कोई नहीं भाई आराम आराम से चलाओ, लेट पहुँच जाएंगे थोड़ा, बट कोई भी साइन मिस ना हो और रूल ना टूटे, है ना। तो बस अभी अपना होटल आ गया है, 230 मीटर दिखा रहे हैं यहाँ से। यही है मेरे ख्याल, वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, यही वाली है, क्योंकि इनका ना पार्किंग भी है और मैंने अभी देखा तो फ्री है शायद पार्किंग। अब ये अलग से पैसे ले ले तो अलग बात है भाई, बट ऑनलाइन तो दिखा रहा है फ्री है। देखो ये वाली बिल्डिंग है, होटल का नाम है टोयोको इन, टोक्यो नहीं टोयोको, TOYOKO और आगे इन। अब ये जापानीज़ में टोयोको ही लिखा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि फ़ोटो तो इसी बिल्डिंग की है ऑनलाइन। बाकी लेट्स सी थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। भाई यही है शायद, देखो पार्किंग है इनकी लेफ्ट में। अब ये एग्जिट है या एंट्री है ये नहीं समझ आ रहा, मेरे को लग रहा है गलत ले लिया मैंने, एग्जिट वाले गेट से भूल गया मैं, वापस लेता हूँ, एंट्री वाले पे चलते हैं, क्योंकि मशीन ना अंदर लगी हुई है तो इससे पता चल गया था कि ये एग्जिट का है। ये आ गया हूँ भाई वापस रोड पे। अब आई गेस राइट जाके जो है वो वहाँ पर होगा इनका शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखो जैसे ये गाड़ी जा रही है ना जहाँ, इस तरफ से है एंट्री। होटल का बोर्ड तो यहीं लग रहा है, टोयोको इन। सही लोकेशन है बिल्कुल ना, मतलब सिटी सेंटर टाइप का ही है, आसपास होगा सब कुछ यहाँ। तो ये रही भाई पार्किंग, साइकिल वालों को जाने देते हैं भाई पहले, क्योंकि इन्हीं को प्रायोरिटी देनी चाहिए, फिर हम चलेंगे। लो जी लो, ये रहे हम आ गए भाई। ये तो कह रहा है टिकट निकालने को पेड होगी मेरे ख्याल तो पार्किंग, फिर ये लो आ जा भाई। खुल गया फाटक, चलो पहले गाड़ी लगाता हूँ फिर देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि टिकट निकली है तो मेरे को लग रहा है पेड ही होगी। 6:09 पे एंट्री ली है मैंने, अब इसमें प्राइस वाइज तो लिखा नहीं है, देखते हैं अंदर चेक इन करते हैं, होटल वाले ही बताएंगे क्या सीन है, एक बार जाके पता ही करे आता हूँ पहले, लगेज बाद में ले लूँगा। ये देखो भाई अच्छा खासा होटल है, काफ़ी सारे रूम दिख रहे हैं और ऊपर नाम भी लिखा है टोयोको इन, और पार्किंग भी अच्छी खासी है मेरे ख्याल से। अच्छा 100 के आसपास तो गाड़ियाँ लगी जाएगी, और मैंने सोचा यार लगेज तो निकाल ही लेता हूँ, क्योंकि होटल तो बुक ही है ना अपने नाम, चेक इन ही करना है तो लगेज लेकर ही करूँगा। यहीं से भाई एंट्री है होटल की। एरी रिसेप्शन कहाँ पे है भाई, दिख ही नहीं रहा। तो भाई पार्किंग फ्री नहीं थी, पेड थी, और टोटल 1200 येन लगे, यानी 800 रुपये 2 दिन के। 2 दिन भी क्या, 1.5 दिन ही है। परसों मेरा चेकआउट है यहाँ से 10 बजे सुबह, तो 1.5 दिन के आसपास ही लगा लो आप। बाकी कार्ड वार्ड मिल चुका अपने को, लेट्स गो। अभी मैं तो रूम नंबर ही भूल गया क्या था, 809 है, मैं 806 खोल रहा था। बताओ होटल सही लग रहा है ना, लॉबी देख के तो अच्छा है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो मुझे सही लग रहा है, उसी हिसाब खुश गया सिम से। लेट्स गो, यहाँ लगाते हैं कार्ड। आ जाओ भाई मेरे दोनों बैग अंदर आ जाओ जल्दी जल्दी। चेक इन प्रोसेस तो बड़ा सिंपल था, मशीन लगा रखी थी वही कंप्यूटर जैसी, सब कुछ उसी में डाला, पासपोर्ट स्कैन करा, पूछा उसने कि पार्किंग भी यूज़ करने वाले हो, तो मैंने यस करा, 1200 येन आ गया, उसमें लिखा, सिक्के विक्के डाले, हो गया। तो ये मैंने लिया 9300 रुपीज़ में 2 रातों के लिए। एंट्रेंस वो थी, यहाँ हैंगर है, टीवी है, इधर ऐसे ऐसे, बालकनी नहीं है, बस ये खिड़की है जो खुल जाती है, एक सिंगल बेड है, मतलब एक ही बंदा सो सकता है। इधर कंप्यूटर टेबल है पूरा, मतलब काम वाम करना हो, नीचे फ्रिज है और केटल वगैरह दे रखी है, ड्रायर है, AC है। यहाँ तो गर्मी है भाई ओसाका में,
ये रहा शीशा। बाथरूम और दिखा देता हूँ। मेन है कि प्राइवेट बाथरूम है, बस मेरे को बाथरूम से ही लेना देना होता है। वही भाई इलेक्ट्रिक वाली सीट है सारी की सारी, छोटा सा बाथ टब है जिसमें कोई कैसे लेटेगा पता नहीं, पर ठीक है, बाकी सब चीज़ें है ही बेसिक। तो मेन यही था मेरा कि यार मतलब बाथरूम प्राइवेट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ माउंट फूजी में जहाँ मैं रुका था ना, रूम तो प्राइवेट था बट बाथरूम शेयर्ड वाला था, और वो भी रूम से हटके था दूर, तो रात में जाने में मतलब थोड़ी दिक्कत होती थी। अब यहाँ क्या बेडरूम के अंदर ही वॉशरूम होता है, कभी भी वॉशरूम चले जाओ आ जाओ, समझ रहे हो। बाकी ब्रेकफास्ट फ्री है 2 दिनों के लिए। इसमें पूछ रहा है 1% 2% टच नहीं है भाई, रिमोट से होगा शायद। तो 1% है, ओके करते हैं। पहली बार देखा किसी होटल में ऐसे टीवी में ही पूछ रहा है भाई, हो ही ना रहा ओके। अब 3+ मोर कैसे हो गया, ये गलत हो गया, चलो छोड़ो। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक है ब्रेकफास्ट। उठूंगा तो नहीं मैं, उम्मीद तो नहीं है, बाकी फिर भी आँख खुल गई तो चला जाऊंगा और देख लूंगा भाई फ्री में ब्रेकफास्ट क्या क्या मिल रहा है। नॉन वेज होगा आधे ज़्यादा, तो बस फ्रूट मिल जाए तो वो खा लूंगा। अभी फिलहाल भाई जल्दी से वॉशरूम जाके फ्रेश होता हूँ, उसके बाद खाना खाने जाना है। चक्कर आ रहे हैं अब तो, बस 6:30 बज गए हैं शाम के और कुछ नहीं खाया हुआ पूरे दिन का। मतलब कल खाया था मैंने 6:30 बजे ही शाम को, और उसके बाद से 24 घंटे हो गए खाली पे। तो ये देखो भाई, जस्ट मैंने अभी गूगल पे सर्च किया है, इस पे भी लिखा है 25 येन पर किलोमीटर है। और अगर आप टोक्यो से ओसाका जाते हो तो अराउंड 11,000 येन लग सकते हैं 500 किलोमीटर के लिए, जो कि एक्चुअल में ट्रू है। मेरे 11,000 ही येन लगे हैं उसी के आसपास। और 25 येन पर किलोमीटर का यहाँ पे जो है वो प्राइस है। उसके ऊपर 150 येन और लगते हैं, मतलब जितने भी टोटल किलोमीटर करे आपने दिन में, और एंड में प्लस 10% यहाँ का कोई टैक्स भी लगता है। तो टैक्स वैक्स सब कुछ मिला के अराउंड 17.5 रुपए के आसपास ही पड़ता है 1 किलोमीटर यहाँ पे इंडिया की करेंसी में, जो कि मैंने आपको गाड़ी में भी बताया ही था। होटल से जस्ट 500 मीटर की दूरी पे ही है इंडियन रेस्टोरेंट, गंगा जी के नाम से। तो जल्दी जल्दी चलता हूँ, गाड़ी नहीं ले जाऊंगा, पैदल ही चला जाऊंगा। अब तो भूख लग रही है बहुत तेज। तो ये देखो भाई, कुछ ऐसा एरिया है होटल के आसपास। ये देखना, होंडा का शोरूम, साथ में सुजुकी का शोरूम। ये मतलब 2 व्हीलर वाले शोरूम है सारे के सारे, यामाहा वगैरह हो गया। और यही मेरे ख्याल स्टेशन है भाई, ऊपर ही शायद, है ना। वो देखो वही सामने, बिल्कुल होटल के सामने ही है स्टेशन। तो चलो सही है, कहीं गाड़ी से ना जाना हो तो मेट्रो वगैरह भी पकड़ के जा सकता हूँ। एंड अगेन वही भाई, वेंडिंग मशीन जगह जगह आपको दिखती रहेगी मस्त एकदम। और इसी रोड पे आगे जाके बस है 400 मीटर और बचा हुआ है। गाड़ी इसलिए भी नहीं लेकर आया क्योंकि फिर वहाँ पे अगर मान लो पार्किंग ना होती तो कहाँ खड़ी करता, और 500 मीटर के लिए गाड़ी निकाल लो ले जाओ, सरदर्द दिया। 500 मीटर के अगर 1-1.5 किलोमीटर होता मैं तब भी शायद गाड़ी ना निकालता, क्योंकि पार्किंग का लफड़ा है। यहाँ तो पे कर ही रहा हूँ, फिर वहाँ भी पेड वाली करनी पड़ जाती तो और दिक्कत हो जाती। तो उससे बेटर है ट्रेन यूज़ करो, मतलब मेट्रो यूज़ करो, 50-60 रुपये में पहुंच जाते हो अपनी जगह पे जहाँ भी जाना होता है। ये पूरा ना फूड का ही एरिया है, देखो साथ में मतलब जितने भी है सारे रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह ही है, खाने पीने का ही है सब जुगाड़। तो इसी रोड पे ही है बस। ये थोड़ी थोड़ी ना स्ट्रीट, मुझे ऑस्ट्रेलिया में था ना, मैं शायद सिडनी में था या मेलबर्न में था, वहाँ पे भी सेम स्ट्रीट थी और ऐसी 1-2 इंडियन रेस्टोरेंट भी थे वहाँ पे भी। तो ये सेम है, काफ़ी सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, नॉर्मल जापानीज़ खाना तो है ही। ये मिल गया भाई रेस्टोरेंट, देखो तिरंगा की भी वो लगा रखे बोर्ड पे ना इन्होंने, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है रेस्टोरेंट। ये आ गया अपना एक अनियन नान, साथ में आ गए है चना मसाला, और ये थोड़े से चावल ले लिए मैंने बासमती। खाना तो भाई एक नंबर था, और अराउंड 1400 कुछ का बिल आया, 1400 येन का। तो काफ़ी सस्ता था भाई, क्योंकि सब्जी थी 900 येन की और नान था मेरे ख्याल 300-400 येन का। बस पानी वानी का खर्चा हुआ नहीं कुछ, और राइस थे छोटे वाले। तो 1400 येन मतलब अपने इंडिया, मतलब 1500 येन लगा लो तो इंडिया के 800-900 रुपये हो गए। और टेस्ट भी एकदम ऑथेंटिक था भाई। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है यहाँ पे ना, जापान में जितनी भी जगह मैंने पनीर की सब्ज़ी खाई है कुछ खास नहीं मिली, लेकिन चने की सब्ज़ी अच्छी है। चना मसाला जो है ना इनका, वो अपने इंडियन टेस्ट के हिसाब से बेस्ट है। तो आप भी ट्राई करना चना ना, बाकी रोज़ रोज़ तो नहीं खाया जा सकता खैर चना, इसलिए पनीर चना यही होएगा। या आलू गोभी भी थी इनके पास, वो भी आप खा सकते हो। वैसे अगर इस एरिया में होटल में पार्किंग ना होना तो इस तरह की पेड पार्किंग जगह जगह पे मिल जाती है आपको। देखो ऊपर भी पूरी पार्किंग है और नीचे भी पूरी पार्किंग है, तो यहाँ भी आप खड़ी कर सकते हो। मेरे ख्याल से 24 घंटे के ना 500 से 700 येन होते हैं, यानी मोटा मोटा 300-400 रुपये। तो सही है, पार्किंग उतनी महंगी नहीं है देखा जाए। होटल में भी अपने को 1.5 दिन की 1200 येन की पड़ी है, 800 रुपये की। तो वही पर डे मोटा मोटा 400-500 रुपये पड़ा। बाकी एरिया तो चलो होटल के आसपास का अच्छा है, खाने पीने का भी जुगाड़ है, सुपर मार्केट वगैरह भी है काफ़ी जगहों पे, तो बढ़िया हो जाएगा। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, कल वाले ब्लॉग में करेंगे ओसाका को पूरा कवर अच्छे से। और वीडियो पसंद आ रही है तो भैया लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। नए हो चैनल पे तो बेल आइकन जरूर दबा दिया करो। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।